शायद साहब पेट्रोल दी प्राइसेस आज फिर सस्तियां हो रही हैं, ठीक है। सो ਇਹਦੇ मजीद कभी हो सकती सी? नहीं, देखिए, पेट्रोल की प्राइसिंग का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, ये इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक भी कीमत ऊपर नीचे जाती है। हुकूमत सिर्फ इस पे एक पेट्रोलियम लेवी लगाती है जो तकरीबन इस वक्त मेरा 150-160 रुपए के करीब है। तो ये हुकूमत की खामख्याली होती है कि वो कीमत ऊपर नीचे कर रही है। अच्छा, जब ये जंग हुई उसमें हुकूमत ने 2-3 गलतियां की जिससे कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो उस वक्त नहीं बढ़नी चाहिए थी। और उसमें दूसरी गलती ये की कि अगर कीमत बढ़ानी थी तो आप लेवी की बाद में बढ़ाते, क्योंकि मार्केट में कीमतें महंगी नहीं हुई थी शुरू में। तो उन्होंने उस बाद में बढ़ा दिया, तो उससे तकरीबन 130 अरब रुपया लोगों ने कमाया। लोगों ने जिनके पास माल मौजूद था। अच्छा, यानी आपके पास 1 लीटर पेट्रोल पड़ा हुआ था जो आप एक पुरानी कीमत पर लाए थे, मार्केट में अभी कीमत बढ़ी नहीं थी, तो हुकूमत ने कीमत बढ़ा दी, तो आपको तो फ़ायदा हो गया। तो ये गलतियाँ छोटी मोटी हुकूमत करती रहती है। जब कीमतें गिरती हैं तो खुशी का इजहार भी करते हैं, हालांकि उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, अच्छा। डिफरेंट ऑयल कंपनीज जो अभी अपनी रिजर्वेशन शो कर रही है कि गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए था कि अगर कम करनी है कीमतें तो हमें पहले इंटीमेट करें, तो ये ऐसा हो सकता है? नहीं, पहले इंटीमेट नहीं होता। जो पीएसओ के शिप्स आए होते हैं उस पीरियड के अंदर, अभी एक हफ्ते का पीरियड है, उनके मुताबिक प्राइसिंग होती है। ठीक। तो इसका बेस्ट हाल यही है जो दुनिया सारी करती है कि डीरेगुलेट कर दें। अच्छा, अपना टैक्स आप रखें जो भी आपने लगाना है, और उसके बाद मार्केट में जो प्राइस होगी हर कंपनी उसके मुताबिक अपनी प्राइसिंग, तो मार्केट खुद ही डिटर्मिन कर लेती है प्राइसिंग को। अच्छा, तो ऐसे लेके चला जाए आगे जी। सो इस तरीके से जी, डीरेगुलेट कर दें, खुद ही डीरेगुलेट pricing, कर दे, ठीक। कंपनी जो है खुद अपना कीमतें जो जी, बनाती रहे। मार्केट कंपटीशन होगा। अच्छा, और सबसे बड़ी जो कंपनी हुकूमत की अपनी है, वो ये खतरा भी नहीं है कि कोई कार्टलाइजेशन हो जाएगी या कोई प्राइसिंग ज़्यादा कर लेगा, तो वो भी नहीं है। वो भी खतरा नहीं है। अच्छा, ये अभी रीशफल हो रहा है इसमें यहाँ पे कैबिनेट में, और चेंजेस आ रही हैं थोड़ी सी, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा परफॉर्मेंस पे हुकूमत की? जी, फर्क पड़ेगा, की बुरी हो जाएगी परफॉर्मेंस। चल हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक दफ़ा मैं भी काबीना में था, रीशफल की बात हुई, अच्छा, तो मुझसे भी मशवरा किया गया। हाँ, तो मैंने कहा देखिए, रीशफल मत करें, हाँ, अगर मैं नालायक हूँ ना, काम नहीं कर रहा, मुझे निकाल दें, अच्छा, तो मैं चंद दिन नाराज रहूँगा। हाँ, क्योंकि जब आप रीशफल करेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि अगर मैं यहाँ नालायक हूँ, काम नहीं कर रहा इस वजारत में, हाँ, तो जहाँ दूसरी जगह जाऊँगा वहाँ मैं इंशाल्लाह काम नहीं करूँगा। और न सिर्फ काम नहीं करूँगा, गुस्सा भी होगा, अच्छा, क्योंकि मेरी रोज़ बेइज्जती भी हो रही होगी हाँ, कि भाई ये वहाँ नालायक था, इसको उठा के यहाँ डाल दिया है, हाँ, और यहाँ भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो मैं मुझे निकाल दे, मैं चंद दिन नाराज रहूँगा, फिर अब राजी हो जाऊँगा, ठीक है, हाँ। मैं काम नहीं कर रहा था, निकाल दिया साहब ने। हाँ। तो रीशफल जो है ना, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर तुसी कह रहे हो जोड़े काम नहीं कर रहे उन्होंने फारिग उनको कर, निकाल दे, नए आदमी लेकर आए, ताकि आपकी उसमें जान तो पड़े ना काबीना में। हाँ, अगर आप उन्हीं लोगों जो नालायक जो नाकाम हो गए हैं, हाँ, तो वो वहाँ भी इंशाल्लाह नाकाम ही होंगे जहाँ भेजेंगे उनको। आखिर मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है। अच्छा, रीशफल वहाँ होता है जहाँ बहुत कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, हाँ, हर शख्स एक माहिर होता है अपने काम का, हाँ, और आप कहते हैं कि ठीक है सर, यहाँ भी काम कर लिया, अब हमारा ख्याल है कि इनको मौका दे, शायद वहाँ को नई पॉलिसीज ये सोच कर वहाँ पर बेहतरी ले आए। हाँ, ये इनोवेशन तो लाता है ना, हर वजीर की अपनी एक सोच होती है। हाँ। तो यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने across the board काम कोई नहीं हो रहा। अच्छा, जब आपने मशवरा दिया था उस वक्त क्या हुआ? रीशफल खत्म हो गया। रीशफल मैं हकीकत साहब बता रहा हूँ, उसके बाद रीशफल की बात नहीं आई। अच्छा। मैंने कहा जी, मुझे अगर आप रीशफल करेंगे ना, मुझे निकाल दें, हाँ, मैं रीशफल कबूल नहीं करूँगा, हाँ, मैं घर जाऊँगा। तो हमारी कुछ बस ये बातें होती रहती, चलती रहती है, रीशफल कर दे, इसको वहाँ भेज दे, उसको वहाँ भेज दे। अच्छा, जोड़े काम नहीं कर रहे उन्होंने फारिग कर दो, सिंपल। अब जेड़ा इतने काम नहीं करे उथे भी नहीं करेगा। ठीक। अच्छा, ये अभी जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, मैं फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस की आपके पास एक बड़े अच्छा ब्रेन है, आपके साथी हैं मिफ्ता इस्माइल,
सो मिफ्ता इस्माइल की मेरे ख्याल में थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा है, तो वो अभी के जिस तरीके से चल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो उसमें कोई इनपुट जब देना चाहे तो लोग बुरा तो मनाते हैं डेफिनेटली कि जी तुसी आपने 2 क्यों नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल से ये पूछते हैं तुसी आपने 2 क्यों नहीं किया। रीशफल करिए रीशफल कर दे तो उसने काम चलता रहता। नहीं देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है क्या, वो क्या कर सकती है। ये जब तक मजबूरी तो हुकूमत नहीं चलेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर सकती। और जिस फाइनेंस मिनिस्टर के पास रेवेन्यू भी ना हो, FBR इंडिपेंडेंट है इस वक्त, वो तो उनकी सुनता ही नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, उनका उस पर अथॉरिटी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैंडल कर रहे हैं, तो फिर मामला नहीं चलता। फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर लेगा? हुकूमत की पॉलिसीज नहीं कि ग्रोथ हो सके, मुल्क की तरक्की हो सके, पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं बनाता। तो अब वो डिफेंड क्या करेंगे? वो जाएंगे राणा साहब के पास प्रोग्राम पर, तो क्या डिफेंड करेंगे? क्योंकि हुकूमत का फार्मूला क्या है, यही चल रहा है कि आप जो टारगेट मुकर्रर करते हैं रेवेन्यू के पूरे होते नहीं हैं, उस वजह से आप इजाफी टैक्सेशन अगले साल करनी पड़ती है और इजाफी कर्जा लेना पड़ता है। ये पाकिस्तान की कहानी है। उसमें मैं क्या कर लूँगा, राणा साहब क्या करेंगे, औरंगजेब साहब क्या करेंगे? तो मिफ्ता साहब इस काम को जानते हैं, वो थोड़ी नॉलेज ज़्यादा रखते हैं, तजुर्बा भी ज़्यादा रखते हैं इस काम में। तो अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब के लिए। तो यानी कि बैठना ही नहीं चाहिए था फाइनेंस मिनिस्टर को। जी, जब आप डिफेंड, आपकी पॉलिसीज आप उसको डिफेंड करने के काबिल ना हो तो फिर नहीं बैठे तो बेहतर होता है। अच्छा, बस तुम कह दो कि जो इंटरेक्शन अगर मीडिया पे होता है मिफ्ता इस्माइल का और जनाब फाइनेंस मिनिस्टर का, वो होना ही नहीं चाहिए था एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। नहीं होना चाहिए ताकि अवाम को पता चले क्या हो, लेकिन मैं अगर औरंगजेब साहब की जगह हो तो मैं ना जाऊँ। अच्छा, मतलब शो में ही ना जाओ। जी, रीशफल के बाद जाओ ताकि दूसरे आदमी को डाल सको। जी वो कर गया था, हम हमेशा यहाँ यही कहता है, वो कर गया था जी, मैं क्या करूँ, वो तो पिछली हुकूमत कर गई थी। तो जो करके बैठा कर चुका होता है उसे पूछते हुए आपने क्यों नहीं किया, तो ये कोई सवाल तो नहीं है ना। अच्छा, एक दूसरी देखते काम जड़ा ना दूसरे पासे टोर देंगे बंदे, सवाल जड़े ना अगे पिछे हो जाते हैं। तो अच्छा, ये जो अभी सिलसिला है, फिर तुम कहते हो 4 लैंग्वेजेस तो शो करना है, ठीक है, 3 तो कम से कम होनी चाहिए। 3 तो होनी चाहिए, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी। पहाड़ी तो आती नहीं, वो नहीं आती, पश्तो भी नहीं आती। नहीं, वो नहीं आती। तुसी पहाड़ी बोल रहे, मैं पश्तो बोल रहा ताकि एक दूसरे को समझ ना आएगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है? ईरान के साथ अगर ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं, जिस तरीके से जो ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो किसी तरीके से अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाता है, पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट है उसमें? पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट है? नुकसान तो कोई नहीं है। नुकसान तो कोई नहीं है, ताल्लुकात बेहतर होने में नुकसान कोई नहीं है। ट्रेड क्या हो सकती है, कम की हो सकते हैं? ट्रेड देखिए, आपको ट्रेड के लिए मार्केट क्रिएट करनी पड़ती है, आपके पास कंपैरेटिव प्राइसेस पे सरप्लस प्रोडक्ट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है। हम बनाते ही कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में चीज़ें हम बनाने के काबिल नहीं रहे। हमने इंडस्ट्री को ग्रो नहीं किया, इंडस्ट्री को हमने एनर्जी सही प्राइस पे नहीं दी, टैक्स पॉलिसी ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है। तो इसलिए आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, तो एक्सपोर्ट क्या करेगी? इंपोर्ट क्या करेंगे वहाँ से? ईरान से एनर्जी की आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें बहुत से खुशफहमियाँ हैं। मसलन कि जी वहाँ से गैस आ जाएगी। ये खुशफहमी है? जी, ये खुशफहमी है। अच्छा, क्यों? हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और उसकी कीमत जो है वो हमारी LNG बास्केट से ज़्यादा है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त ईरान के पास खुद भी गैस नहीं है। अच्छा। अभी वो अपनी फील्ड्स को डेवलप करेंगे जहाँ से हमें गैस देने के काबिल होंगे। अच्छा। उसमें वक्त लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी। अच्छा। और वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास खुद नहीं है। वो उनको दूसरी बाहर की कंपनी आएंगी, यूरोपियन या शायद अमेरिकन भी आ जाएं, वो करेंगी। गैस बहुत है उनके पास, ज़खायर हैं। अच्छा। कतर के बराबर ज़खायर हैं, ये उससे भी शायद ज़्यादा हों। ठीक। लेकिन उसको आपने निकालना भी है। ये बात है। फिर कीमत का इशू है। फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तकरीबन $2, $2.5, $3 अरब की पाइपलाइन बनानी है।
और सबसे बड़ा मसला ये है कि आप गैस बेचने के काबिल नहीं है। अच्छा, हम गैस बेच नहीं पाए। मार्केट नहीं हमारी जो कंपनीज हैं, सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न, मार्केट क्रिएट नहीं कर सकी, ठीक वो एफिशिएंसीज क्रिएट नहीं कर सकी। ठीक, आज आप प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दे दें अगर एलएनजी लाने की, तो फिर तो बिल्कुल ही ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो नहीं बन सकेगी, अच्छा क्योंकि वो इससे भी सस्ती एलएनजी ले आएंगे, जो हमारी गवर्नमेंट की इस वक्त बास्केट है। अच्छा। एंड अदर देन दैट, ये तो आपने क्लैरिटी दे जी, दी है फिर गैस बड़ी ये कहा ना कि आप बेच नहीं पाएंगे ना, हाँ। तो पाइपलाइन और Other than gas. पाइपलाइन एलएनजी का फ़र्क ये है कि एलएनजी फ्लेक्सिबल होती है। आप कार्गो के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, कुछ कार्गो आप डाइवर्ट कर सकते हैं, नए कार्गो ले सकते हैं जब ज़्यादा ज़रूरत हो, कॉन्ट्रैक्ट में कमी बेशी कर सकते हैं अगर उस पर गुंजाइश हो। पाइपलाइन जो है वो आपने ऑन की तो वो 25-30 साल चलती रहेगी ठीक। उसी सतह पर, वो कम होगी तो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी।